एलिस इन बॉर्डरलैंड एक ऐसी सीरीज़ जो कि 2020 में आई थी और उसका थर्ड सीज़न इस साल आने वाला है। लेकिन मैं अब जाके जागा हूँ और मैंने वो सीरीज़ अब देखी है। सीज़न 1 मैंने जस्ट अभी ख़त्म किया एंड भाई साहब, अगर तुम स्क्विड गेम के फ़ैन हो, देखो मुझे भी पहले लोग यही कहते थे कि भाई अगर तू स्क्विड गेम का फ़ैन है तो एलिस इन बॉर्डरलैंड तेरे लिए एक डेफिनेटली मस्ट वॉच चीज़ है। मैंने देखी फाइनली एलिस इन बॉर्डरलैंड, उसका सीज़न 1 ख़त्म किया एंड उसकी स्टोरी क्या, पूरा एक्शन है क्या, रिव्यू है, सब हम लोग बात करेंगे। और सीज़न 1 की एंडिंग भी कैसे हुई है। आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, लेकिन अगर तुमने सीरीज़ नहीं देखी और तुम चाह रहे हो कि भाई सीज़न 3 में देख लूँ तो तुम्हें कहानी इससे पूरे तरीके से समझ आ जाएगी। टोटल सीरीज़ के अंदर जो पहला सीज़न है उसके अंदर तुम्हें 8 एपिसोड देखने के लिए मिलेंगे। कहानी चालू होती है टोक्यो से, जहाँ पर एक जॉबलेस वीडियो गेमर ऑब्सेस्ड इंसान अरिसु, उसके घर वाले उसको ऑलरेडी निकम्मा समझ ही रहे हैं, तो वो अपने दोस्तों के साथ जो कि कारुबे और चोता है, वैसे ये जापानीज सीरीज़ हैं तो नाम थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब ये तीनों दोस्त एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, तीनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तीनों अलग अलग मूवमेंट्स अपनी लाइफ के शेयर करते हैं। एक बंदा कहीं बार वगैरह में काम करता है, एक बंदा अपनी जॉब कर रहा है और वो अपनी कहते हैं ना मदर को पैसे पे कर रहा है। तो कुल मिला के तीनों की ज़िंदगी झंड है, लेकिन तीनों दोस्त हैं, इसी बात की उन्हें बस खुशी रहती है। एक दिन होता क्या है कि ये जो अपना अरिसु है वो अपना घर छोड़ता है और एक तरफ से उसको जॉब से भी निकाल दिया जाता है दूसरे दोस्त को, और ये तीनों टेंशन में मिलकर एक बार फिर से मिलते हैं शिबुया क्रॉसिंग के पास में। वहाँ पे ये लोग जानबूझ के हुड़दंग मचाते हैं। हुड़दंग मचने के बाद एक दो एक्सीडेंट्स होते हैं और पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। ये लोग अचानक से किसी सबवे स्टेशन के अंदर जाते हैं ताकि भाई किसी तरीके से बच सके पुलिस वालों से। लेकिन ये तीनों एक बाथरूम में जैसे ही घुसते हैं उसके 1-2 मिनट बाद अचानक से सब शांत हो जाता है। अब ये लोग भी हैरान कि भाई ये अचानक से क्या हुआ, हम लोग तो यहाँ छिपे हुए थे। लेकिन इसके बाद जब लोग बाहर निकलते हैं तो पूरा का पूरा टोक्यो खाली हो चुका है। अब देखो तुम खुद सोचो, तुम किसी वॉशरूम के अंदर गए और थोड़ी देर बाद जब तुम बाहर आते हो तो वहाँ पे अचानक से कोई भी नहीं होता है। कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं, पूरी सिटी खाली पड़ी है। वो लोग हर जगह 100 जगह भागते हैं इधर उधर कि भैया अचानक से हो क्या गया है। सब मॉल्स खाली पड़े हैं, सब कार्स वहीं की वहीं रुकी पड़ी हैं, पूरा सबवे खाली पड़ा है, कोई ट्रेन नहीं चल रही है, कोई इंसान पूरे टोक्यो में उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक से एक बड़ी सी जो बिलबोर्ड है उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन आता है कि गेम का अरीना इस तरफ है। अब ये देखने के बाद वो लोग गेम के अरीना की तरफ बढ़ते हैं और धीरे धीरे जाके वो एक गेम के अरीना के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर एक प्लेइंग कार्ड उन्हें देखने के लिए मिलता है। जैसे वो पूरे लेज़र लाइट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं, उनके सामने बहुत सारे फ़ोन्स होते हैं और हर एक प्लेयर को एक फ़ोन उठाना होता है गेम स्टार्ट करने के लिए। पहली गेम का नाम ही होता है डेड और अलाइव, यानी कि या जिंदा रहो या मर जाओ। इसी के बीच में एक और नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि एक बिजनेस वूमेन है, उसका नाम शिबुकी है। शिबुकी आती है, वो पहले से इस गेम के अंदर है और उसे पता है गेम कैसे खेला जाता है। वही आके बताते हैं कि भाई ये गेम है, तुम लोग यहाँ से भाग सकते नहीं हो, अगर तुम लोग गेम नहीं खेलोगे तो मार दिए जाओगे। कॉन्सेप्ट ये है कि तुम्हें यहाँ पर वीज़ाज मिलेंगे, तुम जितनी बार गेम जीतोगे और जिस प्लेइंग कार्ड का नंबर जीतोगे उतने दिन का तुम्हें वीज़ा मिलने वाला है। अब बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के अरिसु जो कि ऑलरेडी एक गेमर है वो सब कुछ क्रैक करता है कि बाहर BMW खड़ी थी तो भाई उसके हिसाब से क्या पूरी लेंथ एंड ब्रेथ होगी, उसको पूरा प्लान याद होता है या फिर उसकी जगह कहाँ कहाँ रूम है कहाँ नहीं है। इनके साथ एक और लड़की होती है वो इसी में मारी जाती है, लेकिन किसी तरीके से ये लोग यहाँ से अलाइव निकल जाते हैं, ये तीनों दोस्त और जो लड़की उन्हें अभी जस्ट मिली जिसका नाम शिबुकी है। अब ये चारों लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन इसके बीच में जो उनका एक दोस्त है चोता, उसके पैर में चोट लग जाती है क्योंकि उसका आग से हल्का, क्योंकि देखो जैसे जैसे रूम बंद होते हैं वहाँ आग आ जाती है अगर तुम टाइम से नहीं निकलोगे, और चोता के इसलिए बैडली तरीके से उनका पैर भी चल जाता है। अब हमें कहानी और आगे बढ़ती हुई नजर आती है और अरिसु और जो कारुबे हैं वो किसी तरीके से ट्राई करते हैं और नॉलेज गेन करने के बारे में। अब चोता तो इंजर हो चुका है, उसके पास कुछ दिन का वीज़ा है और हाँ एकदम ख़त्म होने पे जो पहला एपिसोड है तुम्हें ये भी देखने के लिए मिलेगा कि भाई लेज़र लाइट ऊपर से इंसानों को मार भी रही है। अगर किसी का वीज़ा एक्सपायर होता है तो सीधा उसे जान से ही टपका दिया जाएगा। हर मैच ख़त्म होने के बाद या फिर हर गेम जीतने के बाद विक्ट्री वाले को एक कार्ड भी मिलता है, जिस कार्ड की वो गेम होती है, यानी कि स्पेड्स की गेम है, हार्ट्स की गेम है, डायमंड्स की गेम है, तो वो तुम्हें कार्ड भी वहाँ पे मिलेगा।
अब सीज़न का जो अपना सीज़न 1 का जो दूसरा एपिसोड है उसमें अरिसू और कारुबे किसी तरीके से छोड़ते हैं चोता को कि भाई वो जाके गेम्स को देखें ताकि गेम्स समझ के वो अपने दोस्त को भी बचा पाएँ जो कि ऑलरेडी इंजर्ड है। लेकिन इसी के बीच में जो शिबुकी है वो मैनिपुलेट करने का ट्राई करती है उनके ही तीसरे दोस्त को, ये कहते हुए कि भाई दुनिया बहुत मतलबी है, ये लोग तुम्हें खुद छोड़ के आगे निकल जाएंगे। अरिसू और कारुबे को उनकी दूसरी गेम के अंदर ये पता लगता है कि भाई चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से हैं कि अगर तुम्हारा जो कार्ड है वो स्पेड्स का होगा तो तुम्हें यहाँ पर अलग तरीके से खेलना होगा, अगर वो डायमंड होगा तुम्हारा वहाँ दिमाग लगेगा, लेकिन अगर वो दिल का कार्ड होगा यानी कि हार्ट होगा तो तुम्हें वहाँ धोखा और बीट्रेल के ऊपर अपनी उंगली उठानी होगी। यानी कि इस तरीके से पूरा गेम चलेगा और यहाँ पर उन्हें और भी नए प्लेयर्स मिलते हैं, उसमें उसागी होती है और साथ ही में अगुनी भी होता है। इसके बाद साथ ही में एक मिस्टीरियस पर्सन भी मिलता है जो कि एकदम वाइट वाइट बालों में होता है और तुमने उसकी शायद रील्स वगैरह भी देखी हूँ। वैसे उसका नाम चिशिया है, लेकिन तुम्हें आगे उसका नाम पता लगेगा सीरीज़ के अंदर। ये वाली गेम टैग की होती है, इसका मतलब है कि एक बंदा आएगा तुम्हें ढूंढेगा मारेगा, लेकिन तुम्हें सेफ जोन ढूंढ के उसको बंद करना है। अगर तुम सेफ जोन पहुंच जाते हो तो वो जो टैगर है जो कि तुम्हें मारने आ रहा है वो खुद मर जाएगा, और वो भी नॉर्मल इंसान ही होते हैं। अरिसू और ओसागी किसी तरीके से सबको बचा लेते हैं, लेकिन ये वहाँ ख़त्म होने के बाद उनका वीज़ा और आगे बढ़ जाता है। जब उन्हें ये बात पता लगती है कि भाई चोता और जो शिबुकी है उनका वीज़ा ख़त्म होने वाला है, तो ये लोग एक और गेम खेलने जाते हैं और इस बार वो गेम होता है बोटानिकल गार्डन के अंदर हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक के अंदर इन्हें ये पता लगता है कि इन चारों में से सिर्फ कोई एक बचेगा, क्योंकि ये दिल का गेम है। दिल के गेम में तुम्हें अपने आप को ही धोखा देना होगा, अपने दोस्तों को ही धोखा देना होगा, और यहाँ पर जो वुल्फ होगा सिर्फ वो सर्वाइव करेगा, जो 3 भेड़ होंगी यानी कि शीप होंगी वो मर जाएंगी। यहाँ पर किसी तरीके से अरिसू के पास वुल्फ वाला वो आ जाता है, वो ट्राई करते कि वो गेम को किसी तरीके से क्रैक कर ले और वो अपने दोस्तों को बचा ले, लेकिन आखिरी में चीज़ें वैसी नहीं होती हैं और अरिसू अपने दोस्तों को खो देता है। वो लोग भी खुशी खुशी मरने के लिए आखिरी में तैयार होते हैं कि अरिसू उनके हिस्से की भी ज़िंदगी जी पाए और वो किसी तरीके से गेम को सरवाइव कर पाए। तुम लोग लेवल समझ रहे हो कि एपिसोड 3 के अंदर ही इन्होंने क्या तगड़ा इमोशनल एलिमेंट ऐड किया होगा। अब आगे जब जाते हैं हम लोग तो हमें ओसागी की कहानी भी देखने के लिए मिलती है। वो एक माउंटेन क्लाइंबर है, उसके पिता भी एक एवरेस्ट माउंटेन क्लाइंबर थे, लेकिन उनकी रियल लाइफ उतनी कुछ अच्छी चल नहीं रही थी, तो ओसागी किसी तरीके से सर्वाइव कर रही है। अरिसू के दोस्तों के मरने के बाद अरिसू की जीने की कोई भी इच्छा बची नहीं है, वो रोड पे जस्ट पड़ा रहता है और ओसागी जो उसको टैग वाले गेम में मिलती है किसी तरीके से उसको बचाती है और वो कहती है कि तुमने टैग वाले गेम में मेरी मदद की, इसलिए तुम्हारा एहसान है मुझ पे, मैं तुम्हें जीते हुए देखना चाहती हूँ। किसी तरीके से अब जो अरिसू एंड ओसागी है ये लोग और आगे बढ़ते हैं। ये लोग एक हाईवे वाला गेम खेलते हैं जहाँ पर उन्हें और नए लोग मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये लोग किसी तरीके से सर्वाइव करते हैं। एकदम सीज़न के स्टार्टिंग में होता है कि कारुबे के पास एक वो होता है ना रेडियो वाला जो आता है वॉकी टॉकी सॉर्ट ऑफ, तो वो मिलता है और वहाँ पर बीच नाम का एक शब्द यूज़ होता है कि सब लोग बीच पे आ जाओ या फिर बीच से भाग जाओ, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो ये लोग समझ जाते हैं कि बीच के पास में उन्हें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अरिसू का मोटिव साफ है कि उसे इस गेम के मास्टरमाइंड को रोकना है जो कि उनके दोस्तों का कातिल भी है। ओसागी का एक ही है कि उसे सर्वाइव करना है, उसे किसी तरीके से इस दुनिया से निकलना है। ये लोग घूम घुमा के किसी तरीके से द बीच देख लेते हैं, लेकिन बीच के बंदे उन्हें कर लेते किडनैप। और बीच के बंदों की खासियत होती है कि उनकी घड़ी में, उनके हाथ में एक स्पेशल तरीके की वॉच या फिर एक टैग नंबर लगा होता है। ये लोग जब बीच पहुंचते हैं इन्हें पता लगता है वहाँ पर एक हैटर नाम का इंसान उसे पूरी चीज़ों को चला रहा है, और हैटर का एक बहुत सिंपल लॉजिक है कि सब लोग यहाँ आएँ, सब लोग पूरे तरीके से एंजॉय करें, मिल के गेम खेलें, लेकिन जो कार्ड तुम लोग जीतोगे चाहे वो क्वीन हो चाहे वो स्पेड्स हो, और जैसा मैंने कहा कि अरिसू ने दिल की गेम जीती है तो हार्ट वाला कार्ड जीतना ही बहुत मुश्किल होता है। अब अरिसू के हार्ट वाले कार्ड ये लोग छीन लेते हैं अपने पास और कहते हैं अब तुम जा नहीं सकते हो, अगर तुम जाओगे मैं इसे धोखा समझ के तुम लोगों को मार दूंगा। अब ये लोग भी द बीच के पार्ट बन चुके हैं, एक सॉर्ट ऑफ तुम एसोसिएशन भी इसे कह सकते हो। इसके यहाँ पार्ट बनने के बाद ये लोग आराम से अपना एंजॉय करते हैं। यहाँ पर अरिसू और जो ओसागी हैं वो लोग कुछ गेम्स भी खेलते हैं द बीच के साथ में। इसी के बीच में हमें ये पता लगता है कि जो इंसान मुस्टंडा हमें टैग वाले गेम में दिखा था जिसका नाम अगुनी है, वो भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा कहते हैं ना अपना दबदबा बना के रखा हुआ है। बेसिकली हैटर और जो अगुनी है ये दोनों आपस में ऑपोजिट इंसान है, जहाँ पर अगुनी अपने वहाँ के कहते हैं ना एक सॉर्ट ऑफ खतरनाक लोगों को
को जिनके पास वेपन्स हैं, सब चीज़ें हैं, वो उनको कंट्रोल करता है और हैटर वहीं शांति बनाने के लिए अपना मोटो कंप्लीट करता है। धीरे धीरे करके कहानी और आगे बढ़ती रहती है और हमें आखिरी एपिसोड में पता लगता है कि अब हैटर मर चुका है। हैटर मरने के बाद जो अगुनी है वो किसी तरीके से फोर्सफुली अपने आप को द बीच का मेन मालिक साबित कर देता है कि भाई ये तो मैं ही बनूंगा। साफ पता लगता है कि हैटर की एक कहा जाता है कि वो गेम हार गया, उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया, वो इसलिए मर गया है, लेकिन ये क्लियर होता है कि अगुनी ने ही कहीं ना कहीं उसे मारा है। अब अचानक से क्या होता है, जो द बीच वाली जगह है वही गेमिंग अरीना बन जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसी के बीच में अरीसू अपने जो दूसरा वाइट वाला, जैसा मैंने कहा, इंसान है जो कि बहुत मिस्टीरियस और क्रिप्टिक रहता है, उसके साथ मिलके कार्ड्स चुराने के बारे में सोचता है, क्योंकि अगर तुम्हें कार्ड सब मिल जाए तो तुम इस धरती से एक इंसान निकल सकता है सब कार्ड्स के मिलने के बाद। लेकिन यहाँ पर वो अरीसू को इस्तेमाल करता है। अरीसू बहुत पिटता है इस चीज़ के अंदर कि भाई, वो वाइट वाला कहता है कि मुझे लगा नहीं था ये इतना बकवास या फिर थोड़ा भोंदा टाइप इंसान होगा, लेकिन अरीसू के पकड़े जाने के बाद उसकी अच्छी खासी पिटाई होती है। हमें ये भी पता लगता है कि जो अपना उसागी है वो अब किसी तरीके से अरीसू के साथ ही रहना चाहती है। एंड इवन जो स्टार्टिंग में मैंने कहा अगुनी ने ही मारा होता है हैटर को, उसका मेजर रीज़न यही होता है कि भाई अगुनी को पता लगता है कि उसका दोस्त हैटर, जो कि उसका असली लाइफ में बहुत अच्छा दोस्त था, वो बहुत लालची बनता जा रहा है। उसको पता है कि उसके पास कोई चारा नहीं है यहाँ से निकलने का, लेकिन वो लोगों को झूठी उम्मीद देता है कि शायद कार्ड सब मिलने के बाद वो लोग इस जगह से निकल सकते हैं। इसी बीच में वो मारने का भी ट्राई करता है अगुनी को, लेकिन अगुनी रिवर्स करके खुद गोली चला देता है और उसको ये पता लगता है कि अगुनी के जो सामने उसका दोस्त हैटर है, उसकी बंदूक, उसकी गोली में तो एक सॉर्ट ऑफ वही नहीं, बिल्कुल एमो वगैरह थी नहीं, वो खाली बंदूक थी। ये देख के अगुनी अपने आप को बहुत डिससेटिस्फाई फील करता है और जब आखिरी में जाके अपना जो वेन्यू है वो द बीच ही बन जाता है। वो गेम होती है द विच, उसमें एक लड़की की डेथ हो चुकी है और उस लड़की की डेथ का अब मर्डरर ढूंढना होता है और उसको आग में जला देना है। अगर वो नहीं जलाए तो सब के सब लोग मारे जाएंगे। अगुनी अपनी पूरी मिलिटेंट की फौज को लेकर पूरे बीच के सभी इंसानों को मार देता है, लेकिन आखिर में ये पता लगता है कि जो असाही, जो कि खुद मरी थी, उसने अपने आप को मारा है और वो खुद ब खुद विच है। इसके बीच में मोमोका, जो कि उसकी अच्छी दोस्त दिखाई जाती है बीच के ऊपर, वो ये बात रिवील करती है कि वो इस गेम की डीलर है और जो असाही थी वो भी इस गेम की डीलर थी। जैसे ही मोमोका ये बात बताती है, उसको लेज़र लाइट से मार दिया जाता है। इसके बाद द बीच पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। मोमोका का फ़ोन मिलता है अरीसू को और उस वीडियो में ये देखता है कि ये लोग भी काम करती थी गेम वाले के लिए और सबवे में जाके उनका कहीं सॉर्ट ऑफ बेसमेंट है जहाँ पर उन लोगों को जाना चाहिए। जैसे ही वो लोग वहाँ जाते हैं तो वो जो अपना कहते हैं ना वाइट वाला क्रिप्टिक मिस्टीरियस इंसान है, उसके साथ वाली लड़की और आखिरी में जाके अरीसू और उसागी, ये चारों लोग उस बेस तक पहुँचते हैं। वहाँ ये पता लगता है कि मीरा, जो कि बीच की ही एक एग्जीक्यूटिव थी, वो इस गेम की एक और बड़ी मास्टरमाइंड है और वो कहती है कि तुमने कार्ड्स डेफिनेटली कलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन अब तुम्हें फेस कार्ड कलेक्ट करना होगा। अभी तक जो उन्होंने कार्ड कलेक्ट किए हैं वो सिर्फ नंबर्स के कार्ड हैं, लेकिन अब उन्हें फेस कार्ड भी कलेक्ट करना होगा, तभी वो लोग गेम में आगे बढ़ेंगे और ये गेम का अगला स्टेज है। इसी तरीके से सीज़न 1 ख़त्म होता है और अब हमें सीज़न 2 के अंदर ये देखने के लिए मिलेगा कि भाई वो फेस कार्ड किस तरीके से यूज़ करने हैं और फेस कार्ड क्या कलेक्ट करने के बाद अरीसू, उसागी एंड जितने भी लोग जिंदा हैं, क्या वो लोग आगे बढ़ पाएंगे। अभी फ़िलहाल के हिसाब से दिखाया ऐसा गया है कि अगुनी शायद ज़िंदा नहीं है, लेकिन आई थिंक वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, ये लोग उसे ज़िंदा रखेंगे। एलिस इन बॉर्डरलैंड ओवरऑल सीज़न 1 के हिसाब से जहाँ तक मैंने अभी देखा है, इट इज़ अ मस्ट वॉच थिंग। अब मैं जैसे सीज़न 2 देखूंगा उसकी एंडिंग एक्सप्लेनेशन भी या फिर पूरा स्टोरी एक्सप्लेन तुम्हें चैनल के ऊपर मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम सीज़न 3 देखने के बारे में सोच रहे हो, ये उतनी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें डेफिनेटली जान लेनी चाहिए और तुम्हें सीज़न 3 देखने में डेफिनेटली मज़ा आएगा। चलो ठीक है, अब इस वाली वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को नीचे लाइक करो। अगर तुमने सीरीज़ देखी है तो तुम्हें कैसी लगी बताना कमेंट सेक्शन में। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता तुमसे आके अगली वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।